नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, समकालीन हिंदी लेखिकाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली लेखिका डॉक्टर रंजना जायसवाल की लिखी हुई कहानी रिजेक्शन, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। घर में 2 दिन से बहुत चहल पहल थी। उमेश चाचा जी का फ़ोन आया था। लड़के वाले शनिवार को देखने के लिए आ रहे थे। माँ सुबह से घर की सफाई में लगी हुई थी। अरे भाग्यवान, यहाँ क्यों सफाई कर रही हो? वैसे ही काम बढ़ा हुआ है और तुम? इन औरतों को कोई कुछ नहीं समझा सकता। तुम तो कुछ समझते ही नहीं। सिर्फ ड्राइंग रूम की सफाई करने से काम नहीं चलेगा। आजकल लोग घरों के अंदर भी झांकने लगे हैं। कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये भी जानना चाहते हैं। शादी होने से पहले ये सब भी तो जानना ज़रूरी होता है। तुम औरतों की सोच नहीं समझते। अपनी आँखों से घर का पूरा एक्सरे कर देंगी। बाल सफ़ेद होने को आ गए पर ज़रा भी अकल नहीं लगाते। कोई बाथरूम के बहाने अंदर आ गया तो क्या कहेंगे? भैया ज़रा रुक जाओ, घर साफ़ नहीं है, ज़रा घर तो साफ़ कर लें। माँ की बात सुन पूजा को हंसी आ गई। पूजा के लिए अब ये हर महीने की ही बात हो गई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यह महसूस कराना शुरू कर दिया था कि वो जवान हो गई है और उसकी शादी अब हो जानी चाहिए। हमारा समाज चाहे मंगल ग्रह पर पहुंच जाए, पर बेटियों की शादी की चिंता माँ बाप से ज़्यादा पड़ोसियों और रिश्तेदारों को होती है। इन 6 महीनों में 4 लोग उसे देख कर जा चुके थे। हर बार उसे सामान की तरह देखा, पढ़ा और समझा जाता, और कभी रंग के नाम पर, कभी घर की आर्थिक स्थिति, तो कभी दहेज के नाम का बहाना कर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। शादी के लिए देखे गए उसके सपने धीरे धीरे कहीं टूट रहे थे। वो बिखर रही थी। बिखर तो उसका परिवार भी रहा था, पर न जाने वो इतनी हिम्मत कहाँ से जुटा लेते थे और फिर से जुट जाते थे अपनी बेटी की नैया पार कराने में। पूजा, आज कॉलेज मत जा, कल लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। क्या माँ, ये हर महीने तुम जो मेरा कॉलेज जाना रोक देती हो, कितनी पढ़ाई बर्बाद होती है। जब होनी होगी शादी तो हो ही जाएगी। ये क्या बात हुई? एक अकेली तुम ही तो नहीं हो दुनिया में। ना जाने कितनी लड़कियां हैं और उनकी शादियां भी होती हैं। तुम तो हर बार मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। ऐसा है, रुचि के साथ पार्लर चले जाओ और वो जो चेहरे पर फेशियल वेशियल कराते हैं करा लेना। माँ, मुझे मत भेजो। हर बार तो भेजते हो, क्या फ़ायदा होता है? सिर्फ पैसे की बर्बादी है। रुचि ने अजीब सा मुँह बनाते हुए कहा। पूजा कहीं टूट कर बिखर गई। सच तो कह रही थी रुचि। छोटी बहन भी शादी की लाइन में थी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी शादी भी रुकी हुई थी। 3 भाई बहन थे पूजा, आकाश, पूजा और रुचि। आकाश यानी बड़े भैया पूजा से 2 साल बड़े थे। जब भी भैया की शादी की बात होती तब भैया हमेशा यही कहते, पहले पूजा की शादी कर दो, पता नहीं कितना खर्च हो, यहाँ कोई पेड़ थोड़ी लगा है। मेरी शादी में कम ज़्यादा तो चल जाएगा, पर पूजा की शादी में लड़के वाले पता नहीं क्या डिमांड करेंगे। वैसे भी ना जाने कैसी लड़की आए, अपनी बहन के लिए मैं कुछ खर्च करना चाहूँ और उससे अच्छा ना लगे। भैया भी अपनी जगह सही थे। भैया की बातें सुन पूजा के मन में हमेशा उनके लिए सम्मान और भी बढ़ जाता था। पापा भैया के लिए भी एक अच्छी लड़की की तलाश में थे, पर पता नहीं क्यों बात नहीं बन पा रही थी। भैया एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, सैलरी भी ठीक ठाक ही थी। भैया देखने में भी ठीक थे, पर फिर भी। दीदी चलना है तो चलो, मुझे और भी काम है। पूजा सपनों की दुनिया से वापस आ गई। रुचि का मूड उखड़ा हुआ था, पर पूजा कर भी क्या सकती थी। पूजा और रुचि पार्लर चली गईं। रात आंखों में कट गई थी। हर लड़की अपनी शादी के लिए कितने सपने देखती है। पूजा ने भी तो सपना देखा। ना जाने क्या सोचकर पूजा मुस्कुरा दी। उसने भी तो सपना देखा था कि किसी शादी में या फिर कॉलेज से लौटते वक्त कोई राजकुमार सा लड़का उसकी सादगी पर मर मिटेगा और उसका परिवार आगे बढ़कर पापा से उसका हाथ मांग लेगा। पर जीवन की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। पिछली बार भी कितना तामझाम किया था पापा ने। मेज़ तरह तरह के नाश्तों से भरी हुई थी। 2 तरह की मिठाई, नमकीन, समोसे, ढोकला, कोल्ड ड्रिंक और न जाने क्या क्या। गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी, कान में छोटे छोटे बुंदे, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनकर जब वो अपने कमरे से निकली तो माँ ने कितनी बलाएं ली थी। बेटियाँ इतनी बड़ी कब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। रुचि जरा दौड़ कर मेरे कमरे से काजल तो लिया, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए पूजा को। आकाश के पापा देख लेना, इस बार लड़के वाले झट से हाँ कर देंगे।
माँ की बात सुनकर पूजा सकुचा गई। पापा की आंखें न जाने क्या सोचकर भीग गई थी, पर न जाने लड़के वालों को क्या पसंद नहीं आया। दरवाजे की आवाज़ से पूजा की नींद खुल गई। पूजा, उठ गई बेटा? ये ले तेरे लिए हल्दी और मलाई का उपटन लाई हूँ। क्या माँ, तुम भी ना? अभी कल ही तो फेशियल करवाया था, मुझसे नहीं होगा, पूजा ने चिढ़कर कहा। तेरी नानी कहती थी कि इसको लगाने से गुलाब की तरह रंग खिल जाएगा। पिछली बार भी तुमने यही कहा था माँ, क्या फ़ायदा हुआ? पूजा की आंखों में दर्द उभर आया। माँ की आंखें पनीली हो गईं। तेरा दर्द समझती हूँ बेटा, पर इस जग की यही रीति है। तेरे पापा भी तो मुझे देखने आए थे। आपकी बात दूसरी है माँ। क्यों? मैं लड़की नहीं थी? मेरे अरमान नहीं थे? क्या मैं आहत? माँ के चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट उभर आई थी। तेरे पापा से भी पहले 2 लड़के मुझे देख चुके थे। हम लड़कियों की किस्मत में ये दर्द झेलना लिखा है, तो क्या कर सकते हैं? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। पूजा और माँ की सांसों के अलावा कोई आवाज़ उस कमरे में महसूस नहीं की जा सकती थी। पूजा, एक बार समझ लो बेटा, समाज सबके लिए बदलता है, पर औरतों के लिए नहीं। तेरी साड़ी अलमारी में प्रेस करके टांग दी है, और हाँ, ये उपटन छोड़े जा रही हूँ। उपटन लगा कर नहा लेना। पूजा अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। लड़की होना इतना गुनाह हो गया है। बाजार में रखी सब्जी की तरह आज उसे फिर जांचा परखा जाएगा। पसंद आया तो ठीक, वरना वहीं उसे छोड़कर आगे बढ़ जाया जाएगा। माँ भैया के साथ दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। आकाश, वो महंगी वाली क्रॉकरी निकाल दे, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। अभी आया माँ, भैया ने आवाज़ दी। अजी सुनते हो, आग लगे इस अखबार को। भगवान जाने किस आदमी ने इस अखबार की खोज की। मुझे मिल जाए तो गोली मार दूँ उसको। लड़के वाले आने वाले ही होंगे और आपको इस नासपीटे अखबार से ही फुर्सत नहीं। अरे यार, तुम भी ना। अभी उन्हें वक्त लगेगा, ट्रेन लेट हो गई थी। होटल में थोड़ा आराम करके आएंगे। अभी अभी उनका फ़ोन आया था। चलो अच्छा है, हमें काम करने के लिए समय मिल गया। आकाश, ज़रा देखो पूजा तैयार हुई है कि नहीं। मैं अकेली जान क्या क्या देखूं। माँ, तुम परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। रुचि को बता दो, वो मैनेज कर लेगी। अरे वो अपने आप को ही संभाल ले, बहुत है। एक काम कहो तो महारानी का मुंह फूल जाता है। माँ की बात सुनकर रुचि पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सारा सामान किचन में रख दिया है। एक बार नज़र डाल लो, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, वरना मैं दौड़ कर ले आऊँ। जरा अपनी बहन को देखो, तैयार हुई कि नहीं। अभी देखता हूँ माँ। आकाश माँ की बात सुन पूजा के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पर्दा खिंचा हुआ था। पूजा, तुम तैयार हो गई? अंदर आ जाऊं? अंदर से कोई आहट नहीं आई। आकाश ने 2 मिनट तक इंतज़ार किया और फिर पूजा को आवाज़ देता हुआ कमरे में घुस गया। पूजा, पूजा। ओ भैया, क्या हुआ? कोई काम है क्या? तू अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ की प्रेस की हुई साड़ी, चूड़ी, चेन और अंगूठी वैसे ही बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बस जा ही रही हूँ, पूजा ने दबे हुए स्वर में कहा। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं। पूजा के शब्द लड़खड़ा गए। अपने भैया से भी नहीं बताएगी? पूजा की आंखें भर आईं, उसके होंठ कांपने लगे। लगा वो अब रोई तब रोई। क्या हुआ पूजा? किसी ने कुछ कहा? थक गई हूँ भैया इस रोज रोज के नाटक से। हर महीने मेरे सपनों, मेरे अरमानों की जो प्रदर्शनी लगती है ना, सरेआम, उसे यूं नीलाम होते देखना बर्दाश्त नहीं होता। भावों का बांध सारे बंधन को तोड़ आंखों से बह निकला। हर दूसरे महीने कोई ना कोई रिश्ता लेकर चला आता है और माँ उनकी सेवा सत्कार में जान लगा देती है। वो काजू कतली और मलाई गिलौरी खा धीरे से कहकर निकल लेते हैं, हम अपना निर्णय फ़ोन से बता देंगे। मैं कोई लॉटरी का टिकट हो गई हूँ? निकली तो निकली, वरना। आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। तुझे किस बात की शिकायत है कि वो तेरी काजू कतली और मलाई गिलौरी खाकर भी नहीं पसीजते? भैया आप भी ना, इतनी सीरियस टॉपिक पर बात हो रही है और आपको मजाक लग रहा है। पूजा, इधर आ, तू मेरे पास बैठ। क्या है भैया? मैं यहीं ठीक हूँ, तू इधर आ ना। भैया ने प्यार से पूजा को अपने पास बैठा लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख। रिजेक्शन किसी का भी हो, बुरा लगता ही है। आप क्या जाने रिजेक्शन क्या होता है। ये कष्ट तो हम लड़कियों के हिस्से में ही आता है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्यों, आप लड़कों को कौन सा प्रदर्शनी करनी होती है? आप लड़के हो ना, हम लड़कियों का दुख नहीं समझोगे।
पूजा ने चिढ़ते हुए कहा। पूजा, एक बात बता, पापा ने कभी किसी लड़के की फ़ोटो तुझे दिखाई है? नहीं। शादी के लिए तेरी तो फ़ोटो खींची गई, पर मेरी? आप कहना क्या चाहते हैं? पूजा, तुझे पता है पापा मेरी शादी के लिए भी उतने ही परेशान हैं जितना तेरी। भैया, उसे परेशान नहीं, चिंता कहते हैं। परेशान तो वो मेरी शादी के लिए हैं। तुझे पता है ऑफिस में हर तीसरे चौथे दिन कोई लड़की वाला आता ही रहता है। ऑफिस में? वहाँ क्यों? अरे मुझे देखने के लिए। वो लोग यहाँ भी तो आ सकते हैं। मैंने भी उनसे यही कहा। फिर उन सबका यही कहना है कि घर तक पहुँचने से पहले वो लड़के को समझना चाहते हैं। वहाँ क्या समझ पाएंगे? पूजा ने आश्चर्य से पूछा। अब तक न जाने कितने लोग आकर जा चुके हैं। अब तो मुझे उन लोगों को ऑफिस से बाहर लेकर जाना पड़ता है। आखिर ऑफिस के लोगों को मैं रोज़ रोज़ क्या जवाब दूंगा कि मुझे देखने आए हैं? कुछ लोगों को लगता है कि मैंने दहेज की मोटी रकम मांग ली, शायद इसीलिए वो वापस लौट कर नहीं आते। बात तो सही कह रहे हैं आप, पर उनमें से कोई भी घर क्यों नहीं आया? भैया मुस्कुराने लगे। क्योंकि उन्हें मैं पसंद नहीं आया। आप उन्हें पसंद नहीं आए? पूजा की आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गईं। क्या खराबी है आप में? देखने सुनने में भी अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं, और क्या चाहिए किसी लड़की को? प्राइवेट नौकरी है, कल चली गई तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। दो दो बहनें, जीवन भर उनकी जिम्मेदारी ही पूरी करते बीत जाएगी। किसी को लगता है इकलौता लड़का है, माँ बाप की जिम्मेदारी उसी पर ही आएगी। तुम ही बताओ, जिससे रिश्ता भी जुड़ा भी नहीं, उसकी खातिर बहनों को छोड़ दूँ या फिर अपने माँ बाप को? मैं उन माँ बाप को भी गलत नहीं मानता, वो भी तो अपनी बेटी की खुशियाँ ही तो चाहते हैं। बहू तो सबको परिवार संभालने और साथ लेकर चलने वाली चाहिए, पर दामाद सबको पैसे वाला और इकलौता चाहिए। सोच कर देखो, पापा ने भी तो सब ठोक बजाने के बाद ही तुमको दिखाने के लिए हाँ कही है। जब लड़के वालों ने तुम्हें फ़ोटो से पसंद किया, तब तुम्हें देखने दिखाने की बात हुई, पर मैं तो हर बार रिजेक्ट होता रहा। कभी प्राइवेट नौकरी के नाम पर, कभी इकलौते बेटे के नाम पर, तो कभी दो बहनों के इकलौते भाई के नाम पर, तो कभी बैंक बैलेंस के नाम पर। मैं तो रोज अपमानित होता हूँ, पर मेरा अपमान कौन देख रहा है? पूजा भैया को देखती ही रह गई। चल अब खुशी खुशी चल, देर मत कर, वो लोग आते ही होंगे। भैया पूजा को कमरे में अकेला छोड़कर निकल गए। पूजा सोच रही थी, ये लड़के भी न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं। इतना दर्द समेटे वो हंसते मुस्कुराते रहे और किसी को पता भी नहीं चला। आज ना जाने क्यों उसे अपना दर्द हल्का महसूस हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी हुई एक छोटी परंतु सशक्त कहानी रिजेक्शन। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।